हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो जो पहले का टाइम था, पहले के टाइम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट थी वो थी कैलोरी। और 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे किया था? क्या पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किस में मेज़र करते थे? कैलोरी में मेज़र करते थे। किस में मेज़र करते थे? कैलोरी। अब कैलोरी में मेज़र करते थे तो कैलोरी को डिफाइन कैसे किया था? कि कैलोरी को डिफाइन ऐसे किया था कि अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, कितना वाटर है? 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट के अमाउंट को ही हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी। लेकिन हमने देखा था, इसके पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर है और उसका मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है और वाटर का टेम्परेचर सपोज करो 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस से मुझे इंक्रीज़ करके कितना करना है? 16 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कितना इंक्रीज़ किया? 1 डिग्री सेल्सियस। या एक और कोई दूसरा बाउल है, उसमें भी 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और उसका भी 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करके मुझे कितना करना है? 31 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट वाले केस में मैंने टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना वाटर है? 1 ग्राम। सेकंड वाले केस में भी कितना मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया? 1 डिग्री सेल्सियस। वाटर का अमाउंट भी कितना है? 1 ग्राम। तो दोनों में जो हीट का अमाउंट है वो सेम नहीं है कि 15 से 16 करने के लिए कुछ अलग हीट की रिक्वायरमेंट होगी और 30 से 31 करने के लिए अलग हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर होगा तो उसके लिए भी हीट की रिक्वायरमेंट अलग होगी। उसके लिए जो ग्राफ है हमारी बुक में बना हुआ है वो ग्राफ क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया? टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो वो ग्राफ कैसा है? देखो, ये जो ग्राफ है धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? नीचे। ग्राफ नीचे जा रहा है। ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। उसके साथ साथ ग्राफ कहाँ जा रहा है? आगे। आगे जा रहा है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ग्राफ धीरे धीरे नीचे गया, नीचे गया मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती गई। फिर उसके बाद ग्राफ कहाँ गया? ऊपर। ग्राफ ऊपर गया मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई और फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई। कब? जब उसके साथ साथ ग्राफ आगे भी जा रहा है। ग्राफ आगे जा रहा है, आगे जा रहा है मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होते गया। तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है? 0। तो 0 से लेकर हमने कितना टेम्परेचर शो किया है? 100 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी शो है? 0.996 से लेकर 1.008। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी माइनर ही डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो हमने इस ग्राफ में क्या देखा? हमने ग्राफ में देखा कि जब टेम्परेचर 0 से लेकर 40 तक है, 0 से लेकर 40, तो 0 से लेकर 40 तक ग्राफ कहाँ आया? नीचे। ग्राफ नीचे आया मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर 40 से लेकर हमारा ग्राफ कहाँ गया? 100 तक। तब ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती थी, इसलिए हमें एक फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट किया। अब इस पर 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे करें? तो फिर हमने कैसे डिफाइन किया कि हमने कहा कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 14.5 से 15.5 मतलब 1 डिग्री चेंज। कितना अमाउंट? 1 ग्राम अमाउंट। कि अगर हमारे पास वाटर है, कितना वाटर है? 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट के अमाउंट को ही हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी कहेंगे। इतना क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई और उस यूनिट को हमने क्या कहा? 1 जूल। क्या कहा उस यूनिट को? 1 जूल। और 1 जूल की हमारी ऐसा यूनिट। तो अगर 1 कैलोरी को हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल किसके इक्वल होता है? 4.12 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.12 जूल।
कि 1 कैलोरी यूनिट है, जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब में मेजर कर सकते हैं, लेकिन लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सिमिलरली जो हीट है, हीट को हम कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं, जूल में भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो कैलोरी की ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी, जूल। तो जो 1 कैलोरी है उसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी कितने जूल के इक्वल होता है, 4.12 जूल के इक्वल होता है। एक बार और मैं बुक में चेक कर लेता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है इतना ही है। हाँ, 4.12 एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो होती है 4.186 जूल। कितनी होती है वैल्यू, 4.186 जूल। और उसी को हम अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं 4.2 जूल। अप्रॉक्सीमेट कितना लिख देते हैं, ये 4.186 है, तो 186 को ये अप्रॉक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं कि 8 है। ये नीचे वाली वैल्यू को हटाएंगे तो आगे वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये वाली 2 डिजिट को हटाया और उसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर दिया, तो 1 से वो क्या बन गया, 2। तो 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेट 4.186 जूल, या उसी को अप्रॉक्सीमेट हम बोल देते हैं 4.2 जूल के इक्वल। ठीक है, अब ये हमने कैसे डिफाइन किया कि 1 कैलोरी हीट हमें प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 कैलोरी। कि अगर हमें 1 कैलोरी क्या है, हीट है, 1 कैलोरी हीट अगर प्रोड्यूस करना है तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, वर्क। तो 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 कैलोरी। और वो वर्क कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 4.2 जूल होता है। कि अगर हमें 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट 4.2 जूल वर्क करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब हमने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अगर हमारे पास 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है 4186 जूल। 1 kg अगर हमारे पास क्या है, वाटर है, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस, इस वाले रेंज में 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज़ करना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, 4186 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का टेम्परेचर अगर मुझे कितना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 4186 जूल। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है, 1000 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में, मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है तो 4186 जूल को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे, कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4.186 जूल। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 4.186 जूल। या 1 kg वाटर है तो 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 4186 जूल। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि इन kg स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, 4186 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। या अपॉन में इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। और ये वाली वैल्यू क्या है, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कि 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए हमें 4.186 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और 4186 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए हमें 4186 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये हो गई किसके लिए, वाटर के लिए। अब अगर हम गैस की बात करें तो आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम किसके लिए बात करेंगे, ये वाटर की बात हो गई। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने सॉलिड के लिए पढ़ लिया था, अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, गैस के लिए। तो गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसको हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस टॉपिक में हमें इन 3 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सा फार्मूला, फर्स्ट जो फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला कहाँ से आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/μ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। PV इज इक्वल टू म्यू RT, ये क्या है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तीन सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो हम Cp और Cv के बीच में रिलेशन बताएंगे। अब Cp क्या है, C मतलब मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, P मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तब जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी उसको क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Cp से। अब ये Cv क्या है, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि अगर वॉल्यूम को फिक्स रखें उस टाइम पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी उसको Cv से रिप्रेजेंट करेंगे। अब Cp और Cv में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है, R के इक्वल। Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है, R के इक्वल। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, फॉर्मूला कहाँ से आया, उस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। उस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा मतलब डेल्टा V की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना रहेगा, 0। अगर वॉल्यूम में चेंज 0 है तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, कि डेल्टा V की वैल्यू 0 है, 0 का P में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। इस इक्वेशन के दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, T से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर भी मैंने डेल्टा T से डिवाइड कर दिया और इधर भी डेल्टा T से डिवाइड किया। हमने क्या कहा कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया V, यहाँ मैंने एक ब्रैकेट बना दिया और क्या लिख दिया V। ये V सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट। किसके लिए बात करें हम, अब गैस के लिए बात करें। किसके लिए बात करें हम, गैस के लिए। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 1 मोल गैस रखी है, और कौन सी गैस है, आइडियल गैस। कौन सी गैस है, आइडियल गैस। अब हमें तो पता है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T कितना गैस है, 1 मोल। 1 मोल मतलब म्यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1। म्यू की जगह क्या लिखें, 1। 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा। तो मतलब C किसके इक्वल आया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C, और वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए यहाँ V लिखेंगे। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, V की जगह क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं CV लिख सकते हैं। अब हमने कौन सी गैस ली है, आइडियल गैस। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यहाँ से अगर हम वॉल्यूम हटा भी देंगे, ये V सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो इसलिए यहाँ पर वो वॉल्यूम पे वैसे भी डिपेंड नहीं करता है, तो V को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती इसलिए वॉल्यूम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये वैल्यू लिख दी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T किसके इक्वल होता है, C के इक्वल, और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है इसलिए अपॉन में भी सब्सक्रिप्ट में हमने भी लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को अगेन, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब हम रखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अब हम प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर से इस इक्वेशन को लिखेंगे, फिर से इक्वेशन को लिखते तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस पूरी इक्वेशन को मैं डेल्टा T से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा डेल्टा T, यहाँ लिखा मैंने डेल्टा T, और यहाँ पे भी क्या लिखा, डेल्टा T। तो P तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। P कांस्टेंट इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, P, यहाँ क्या लिखेंगे P, और यहाँ भी क्या लिखा P, ठीक है। ये P को हमने कांस्टेंट रखा है। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट है क्या। इसको अब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T तो क्या होता है C। तो इस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की जगह क्या लिख देंगे, C। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की जगह क्या लिखेंगे, C, और सब्सक्रिप्ट में P लिखा इसलिए P लिख दिया इज इक्वल टू। अब वही कि जो
इंटरनल एनर्जी है वो प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती, प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती, इसलिए यहाँ पर ये जो P है इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T प्लस ये जो P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T है ये एज इट इज़। P को हमने बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि P क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट कि PV इज इक्वल टू, तो क्या होता है म्यू RT। अब म्यू क्या, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल लिए हमने 1, तो म्यू की जगह क्या लिखेंगे 1, तो PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 RT। 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को हटा देते हैं। तो हमने कहा कि PV इज इक्वल टू क्या होता है RT। अब इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन। तो P तो क्या है प्रेशर, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, P इज कांस्टेंट। सेकंड केस के लिए बात करें, P क्या है कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होगा, तो R एज इट इज चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं टेम्परेचर, कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट एज इट इज़ वॉल्यूम में चेंज इज इक्वल टू R कांस्टेंट एज इट इज़ टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा T से डेल्टा T तो क्या हो जाएगा कैंसर, ठीक है। प्रेशर क्या है कांस्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट के बाहर चाहूँ तो P भी लिख सकता हूँ, तो P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, P डेल्टा T अपॉन डेल्टा T तो क्या हो जाएगा 1, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और जो R है वो एज इट इज़, इसको दीजिए मैं इक्वेशन नंबर 3। तो मतलब इस इक्वेशन 2 में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में इस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की जगह क्या लिख सकते हैं R, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा तो इन इक्वेशन 3, तो इन इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है CP, ये मैंने लिखा CP इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, तो एज इट इज़, तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T किसके इक्वल है, R के इक्वल, मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ R, तो इस पूरे की जगह मैं लिख देता हूँ R, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 4, तो हम इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 1 में से माइनस करें किसको, इक्वेशन 4 को, तो इक्वेशन 1 लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले से माइनस हो जाएगा, राइट वाला राइट वाले से, तो इक्वेशन 1 इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि जगह कम ना पड़े। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या लिखा है CP, यहाँ लिखूँगा CP माइनस, इक्वेशन 4 के लेफ्ट में क्या लिखा है CV लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन 4 में से 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 4 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 4 के लेफ्ट में क्या लिखा है CP, तो मैंने लिखा CP माइनस, इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या लिखा है CV, तो CV लेफ्ट वाले से माइनस हो गया इक्वल टू, इक्वेशन 4 के राइट में क्या लिखा है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T प्लस R माइनस, तो ये लगा माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में क्या लिखा है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, तो ये लिखा मैंने डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस का डेल्टा U अपॉन डेल्टा T माइनस का, दोनों क्या हो गए कैंसर, तो हमारे पास क्या आ गया CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि CP और CV में क्या रिलेशन है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू कितनी होती है 8.3 के समथिंग होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप डाउट हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। आप जितना सपोर्ट करेंगे, आप जितने अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हमें सपोर्ट होगा, और जितना हमें सपोर्ट होगा तो हमें और नई वीडियो अपलोड करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आप सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय।